जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 14 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज की अगर हम लोग दूसरे शिफ्ट की बात करते हैं तो पहले शिफ्ट की तुलना में आज का शिफ्ट कहीं ज़्यादा कठिन था और अगर अभी तक एनटीपीसी के जितने भी शिफ्ट आपके हो चुके हैं उनसे हम लोग तुलना करते हैं तो भी आज का शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि यहाँ पर न केवल जीके के आपके टफ प्रश्न पूछे गए, इसके अलावा मैथ भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था और रीजनिंग के भी यहाँ पर कुल मिलाकर के टफ सवाल पूछे गए। जिन भी 3-4 लोगों से मेरी बात हुई है उनमें से अधिकांश लोगों ने यही बताया कि 60 से लेकर के 65 यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट रहे हैं, यानी कि एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 60 से लेकर के 65 तक यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट रहा है इस शिफ्ट में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये जो पेपर था वह कितना ज़्यादा टफ रहा था। तो आइए जीके के जो हमारे प्रश्न थे उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि चंद्रमा के ऊपर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो आप सभी को ये पता होगा कि अपोलो मिशन के अंतर्गत, यानी कि जो अपोलो 11 था उसके अंतर्गत 2 व्यक्ति पहुंचे थे चंद्रमा पर। एक तो आपके थे एल्ड्रिन और एक थे नील आर्मस्ट्रांग। तो नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहली बार चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को और इनके ठीक 19 से 20 मिनट के बाद में एल्ड्रिन ने यहाँ पर कदम रखा था। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे एल्ड्रिन, जिन्होंने 19 से 20 मिनट के बाद नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था। मिशन का भी नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है अपोलो 11 मिशन। फिर प्रश्न पूछा गया था कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था। तो ये आप सभी को पता होगा कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, लेकिन प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया कि कब हुआ था, यानी कि ईयर की बात की गई थी। तो स्थापना वाले आज कई प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, यानी कि जो आपके डायरेक्टली ईयर से रिलेटेड थे उससे यहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपका 1989 में खोजा गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और अगर आप लोग आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके के लिए आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे आपको फ्री क्लास अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल के ऊपर मिल जाएंगी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी क्लासेज की अपडेट मिला करें। यहाँ पर जो क्लासेज होती हैं उनकी खास बात क्या है, तो पहली खास बात यह है कि ये सारी लाइव होती हैं, यानी कि आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा सभी क्लास के बाद आपको PDF भी दे दी जाती है, जिससे आप उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी के किसी प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एटॉमिक स्टेशन आपको मिलेगा जिसका नाम है नरौरा। क्या नाम है? नरौरा इसका नाम है। फिर प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, यानी कि जो आपका मॉडर्न जेनेटिक्स है इसके जनक कौन है। तो इसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये दोनों तो आपके आसान से प्रश्न थे। फिर एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो अगर हम लोग अजंता की गुफाओं की बात करते हैं तो ब्रिटिश शासनकाल में 1819 में इसकी खोज हुई थी। कब? 1819 में इसकी खोज हुई थी। हालांकि बाद में कुछ लोगों के द्वारा यह बताया गया कि भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात की गई थी। तो अगर भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात की जाए तो इसकी खोज 1957-58 में हुई थी। कब? 1957-18 में इसकी खोज यहाँ पर हुई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो आपका पाकिस्तान शब्द है ये पहली बार कब अस्तित्व में आया था, यानी कि पहली बार इसका यूज कब किया गया था। तो याद रखेंगे 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था रहमत अली। तो नाम तो पहले पूछा जा चुका है, अब यहाँ पर डायरेक्टली ईयर पूछ लिया गया। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे रहमत अली, जिनके द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, रहमत अली के द्वारा 1933 में इसका प्रयोग हुआ था। फिर पूछा गया कि कोफी अन्नान किस देश के नागरिक थे। तो कोफी अन्नान की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसके ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि उसके ये पूर्व महासचिव थे और ये आपके थे घाना देश के। किसके? घाना देश के ये नागरिक थे। इसके अलावा इससे पहले ये भी पूछा जा चुका है कि अफ्रीका महाद्वीप से जो आपका क्या नाम है संयुक्त राष्ट्र है उसके पहले महासचिव कौन थे। तो उनका नाम चलिए आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि अफ्रीका महाद्वीप से पहले कौन थे। फिर एक प्रश्न था कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो ये आप सभी को पता होगा 1929 को ये हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पर बताया गया कि पूछा गया था कि लाहौर प्रस्ताव कब पास हुआ था। तो ये जो लाहौर प्रस्ताव है ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था और ये हुआ था 1940 में। तो एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ पर था लाहौर प्रस्ताव, ये मुझे बाद में पता चला।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि एन इरा ऑफ डार्कनेस इस पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि जो आपके शशि थरूर जी हैं उनको उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये मिला था उनको एन इरा ऑफ डार्कनेस नाम की पुस्तक के लिए। तो ध्यान रखिएगा, शशि थरूर जी की इससे पहले कई सारी पुस्तकों से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। इनमें से किस हार्मोन के कारण पौधों की जो वृद्धि है वह रुक जाती है, तो ये आप आसान सा प्रश्न था। एब्सिसिक एसिड जो होता है उसके कारण जो पौधों की वृद्धि होती है वह यहाँ पर रुक जाती है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में पौधों के हार्मोन से ही एक प्रश्न और पूछा गया था। फिर एक प्रश्न था कि जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या फिर जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं तो इन दोनों में मुख्य रूप से आपको कई सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। पहला डिफरेंस तो यही होता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है यह निगेटिव होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं या पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं वह सरकार की शक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके अलावा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह यहाँ पर सरकार को गाइड करते हैं कि आप जो भी आपकी जनता है उसके लिए कल्याणकारी नीतियों को बना सके। इसके अलावा दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए रिट भी जारी किए जाते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक के संबंध में आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट में इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो यह इसमें एक प्रमुख अंतर होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो आपका होता है इनमें से किसकी इकाई होती है, तो ये होती है लंबाई, यानी कि जो आपकी लेंथ होती है उसकी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। तो जो हमारी खगोलीय दूरियां होती हैं उनको हम लोग प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। फिर एक प्रश्न ये पूछा गया कि जब हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी तो उस समय कुल सदस्य देशों की इसकी संख्या कितनी थी। तो आसान सा प्रश्न था, कुल मिलाकर के उस समय इसके 50 सदस्य देश थे। और ध्यान आप लोग ये रखेंगे कि भारत भी इसका सदस्य देश रहा है। यूनाइटेड नेशन से बहुत सारे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो अगर आप लोग चाहें तो उसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पौधों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन्स होता है वह पौधों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। एक प्रश्न पूछा गया कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आसान सा प्रश्न है, इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 को हुई थी और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं आप कि सन वाले यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वह सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। फिर एक प्रश्न था कि जो आपका पार्लियामेंट्री अफेयर है उसके मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी जो कि हमारे यहाँ के कोयला और खान के मंत्री हैं, वही आपके संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके राज्य मंत्री कौन हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल और बी मुरलीधरन, ये दोनों हमारे संसदीय कार्य के राज्य मंत्री हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये योजना लगभग 5 से 6 बार पहले भी पूछी जा चुकी है। तो ये लॉन्च हुई थी 21 जुलाई 2017 को। कब? 21 जुलाई 2017 को ये लॉन्च की गई थी। उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, इसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी आपके सीनियर सिटीजन हैं वह एक निश्चित राशि को निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 15 लाख और मिनिमम 1.5 लाख को निवेश किया जा सकता है और इस राशि के ऊपर सरकार के द्वारा 10 वर्षों तक इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है पीएम वय वंदना योजना के बारे में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन को पलटने के लिए, तो इसके द्वारा मुख्य रूप से क्या चीज़ें जोड़ी गई थी। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि जो आपके अनुच्छेद 31 में था उसको यहाँ से मूव किया गया और जो आपके आर्टिकल 19 में थे संपत्ति के अधिकार उसको भेज दिया गया आर्टिकल 300A में और इसको बना दिया गया था विधिक अधिकार। इसके अलावा राष्ट्रीय आपात के लिए जो आंतरिक अशांति शब्द था उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त कर दिए जाते थे वह समाप्त नहीं होगा, ये प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के पास में अगर एक बार कोई बिल वापस भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे एक बार वापस कर सकते हैं, ये प्रावधान था। कोरम में जो आपके सदस्य होते हैं यानी कि कार्रवाई को शुरू करने के लिए वह आपकी 1/10 एक बार फिर से निर्धारित की गई। संसद और विधानसभा का जो कार्यकाल है वह इंदिरा जी ने 6 वर्ष कर दिया था 42 के द्वारा, तो इसे पुनः 5 वर्ष किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ये सारे प्रोविजन आपके 19वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे।
फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर से अगर किसी फाइल को डिलीट कर दिया जाता है तो वह फाइल कहाँ पर स्टोर होती है। तो ध्यान रखेंगे, जब आप लोग कंप्यूटर से फाइल को डिलीट करते हैं तो वह आपके रिसाइकल बिन में चली जाती है। फिर आप जब रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तब वह परमानेंटली जाकर के डिलीट होती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सा दर्रा भारत, म्यांमार और चीन की सीमा पर स्थित है। तो इस दर्रे का नाम है दीफू दर्रा। क्या नाम है? दीफू दर्रा इसका नाम है और ये आपको भारत, म्यांमार और चीन की सीमा पर मिलेगा। ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर एक प्रश्न था कि पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आसान सा प्रश्न है, पाइका पहले भी पूछा जा चुका है। पाइका विद्रोह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आपके है झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का यह एक नृत्य है। झारखंड के कुछ अन्य लोक नृत्य की बात करें तो झुमैर, मर्दाना, जनानी, संताली, छऊ, ये सारे आपके झारखंड के हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इनमें से किसका विचार है, यानी कि इसका विचार किसका था। तो ये विचार था जवाहरलाल नेहरू का, यानी कि जो हमारे पहले पीएम थे चाचा नेहरू जी, उन्हीं का विचार था संविधान की प्रस्तावना। अब आइए पहले शिफ्ट के जो आपके कुछ प्रश्न थे उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि पहली समकालिक जनगणना कब हुई थी। तो ये प्रश्न एक पूछा गया था। एक था कि भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना था। तो ये प्रश्न था। तो चलिए इनका उत्तर आप नीचे कमेंट में बताइएगा। पीडीएफ जो इसकी आपको रात तक मिलेगी उसमें मैं इसके उत्तर इंक्लूड कर दूंगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में जो एससीओ का सम्मेलन था वह कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था बिश्केक में। कहाँ पर? 2019 में हुआ था बिश्केक में। 2020 वाला सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, लेकिन कोविड के कारण यह नहीं हो पाया। फिर एक प्रश्न था कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं ये किस पर आधारित होते हैं। तो ये आपके वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते थे। किसके? वैक्यूम ट्यूब के ऊपर ये आधारित होते थे। फिर एक प्रश्न था कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है उसकी शुरुआत कब से होती है। तो ये शुरू होता है सितंबर में। आपने पढ़ा भी होगा कि पिछले साल सितंबर महीने में ही इसकी जो सभा हुई थी उसके नए अध्यक्ष कौन बने थे। तो वोल्कन बोजकीर बने थे। तो सितंबर में हर साल इसकी नई सभा की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से पहले और दूसरे शिफ्ट के जो आज प्रश्न थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। जल्द ही आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं उनकी 3 से 4 घंटे की मैराथन क्लास होगी जिसमें आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो उस क्लास में अगर आप लोग आएंगे तो आसानी के साथ में आप चीज़ों को रिवाइज कम समय में कर पाएंगे। तो लिंक आपको नीचे दिया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का, उस पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए जिससे आपको सारी वीडियो वहाँ पर भी मिला करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।